हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज आई क्यू अभिषेक। मैं अभिषेक आपको स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल नॉलेज आई क्यू अभिषेक में। और फ्रेंड, जैसे कि वीडियो के थंबनेल से आप सभी को दिख रहा होगा, आज से मैं यूपी ट्रिपल एससी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैकेनिकल के स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जो भी स्टूडेंट DFCCIL या यूपी ट्रिपल एससी या किसी भी स्टेट जेई के एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को उनके डिटेल के साथ आपको बता दूंगा, ताकि आप लोग को उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा समझ में भी आ जाए। तो यहाँ से हमारा वीडियो का सेशन स्टार्ट होता है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट मैकेनिकल के क्वेश्चंस के लिए कह रहे थे। तो उसकी एक पूरी सीरीज़ मैं चलाऊँगा, जो काफ़ी लंबी सीरीज़ होगी, जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन मैं इसमें कराने जाऊँगा। तो आपको काफ़ी ज़्यादा इससे नॉलेज मिलेगी और आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन सीखने को मिलेगा। तो देखिए, यहाँ पे आप लोग पहले क्वेश्चंस को सोचिए भी, आंसर खुद से भी थोड़ा ट्राई करिए, ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा लगे और आपको समझ में आए। तो हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आप, द एनर्जी ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम इज़ कांस्टेंट विच इज़ गिवन बाई। देखिए, जो आइसोलेटेड सिस्टम की एनर्जी होती है वो कांस्टेंट होती है। ये कौन से लॉ से मिलती है? तो आप लोग को पता होगा, ये जो होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमें पता चलता है कि एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। मतलब एनर्जी ना ही ऊर्जा ना ही ख़त्म होती है, ना ही वो पैदा की जा सकती है, बस उसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जाता है। तो सेम आइसोलेटेड सिस्टम है, किसी भी तरीके का हीट इंटरेक्शन नहीं होगा, उसमें कोई भी हीट ना आएगी ना जाएगी, इसीलिए वहाँ की एनर्जी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका आंसर? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और आप लोग को पता होगा, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन आता है कि वो क्या मेजर करता है। तो आप लोग को पता होगा, टेम्परेचर। पूछा जाता है कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमें क्या पता चलता है। तो देखिए, किसी भी सिस्टम के अंदर हीट ट्रांसफर जो होता है वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग होता है। तो ये चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, आगे वाला सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ए सीरीज ऑफ ऑपरेशन विच टेक प्लेस इन अ सर्टेन ऑर्डर एंड रिस्टोर द इनिशियल कंडीशंस एंड एट द एंड इज नोन एज। तो देखिए, बहुत सारे सीरीज ऑफ ऑपरेशन है, जैसे कि कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, फिर हीट एडिशन, हीट रिजेक्शन। तो ये सब मिलके एक साइकिल बनाते हैं, जिससे हमें क्या मिलती है? थर्मोडायनेमिक साइकिल मिलती है। तो काफ़ी सारे ऑपरेशंस होते हैं जो कि अलग अलग साइकिल्स में आप लोग को पता होगा मिलते हैं। देखिए, हीट एंड वर्क आर। तो आप लोग को पता होगा, हीट और वर्क जो होते हैं दोनों ही पाथ फंक्शंस हैं, क्योंकि हीट जो होती है एक पाथ से दूसरे पाथ की ओर फ्लो करती है। सेम इसी तरीके से पॉइंट फंक्शंस क्या होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर। तो आपसे कहते हैं टेम्परेचर एट अ पॉइंट, आप लोग खुद ही देखेंगे कि टेम्परेचर जो है एक पॉइंट पर कितना है। टेम्परेचर आपके पाथ पर नहीं होता कि इस पाथ पे, क्योंकि पाथ पे तो टेम्परेचर मान लीजिए ए से बी से जा रहे हैं, तो ए पे टेम्परेचर अलग है, उससे बीच में पॉइंट्स पर अलग है। लेकिन जो हीट है वो आपकी पूरे पाथ पे मेज़र करी जाती है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती हैं? जो मास पे डिपेंड नहीं करती हैं, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया आपका। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी में क्वेश्चन आता और भी बनता है कि इंटेंसिव जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसमें अगर किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर स्पेसिफिक लग जाएगा, जैसे कि स्पेसिफिक एंथैल्पी, ठीक है, तो आप लोग याद रखिए वो सारी प्रॉपर्टी इंटेंसिव हो जाती है। तो क्वेश्चन ऐसे भी घुमाता है, उसमें दे देगा कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। तो यहाँ याद रखिए, स्पेसिफिक लगेगा तो वहाँ पर इंटेंसिव हो जाएगी। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो मास पर डिपेंड करती है, जैसे कि आपका आयतन यानी वॉल्यूम। तो इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं, मैंने आपको पूरा बता दिया, पाथ फंक्शन, पॉइंट फंक्शंस के बारे में बता दिया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इधर साइड में देखिए फोर्थ क्वेश्चन। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम हुज वैल्यू फॉर द एंटायर सिस्टम इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर वैल्यू फॉर इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ द सिस्टम। तो देखिए, थर्मोडायनेमिक सिस्टम हुज वैल्यू फॉर द एंटायर सिस्टम इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर वैल्यू और इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पर आप लोग को पता होगा, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि इसका जो पूरा मतलब कह सकते हो, जो वैल्यू ऑफ द एंटायर सिस्टम होता है वो किसके बराबर होता है? इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ द सिस्टम के बराबर होता है। थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी आपको पता होगा दो टाइप की होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी आपको बता दिया, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो अलग अलग होती हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन आते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। तो इसमें देख सकते हैं टेम्परेचर, विस्कोसिटी, स्पेसिफिक एंट्रोपी और थर्मल कंडक्टिविटी। विच ऑफ द एवर प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सिस्टम। देखिए, सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ इनमें से कौन कौन सी हैं? तो देख सकते हैं, टेम्परेचर, विस्कोसिटी, स्पेसिफिक एंट्रोपी, थर्मल कंडक्टिविटी, ये सभी क्या है? सिस्टम की प्रॉपर्टी हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, इसमें से मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। नंबर 3 पे देखिए, स्पेसिफिक एंट्रोपी दे रखा है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? इसको आप कमेंट में जरूर रिप्लाई करिए, स्पेसिफिक एंट्रोपी आपकी इंटेंसिव है कि एक्सटेंसिव है। आगे आते हैं, एन ओपन सिस्टम। तो देखिए, इसमें मैं ज़्यादा पढ़ूंगा नहीं, ताकि आपका समय वेस्ट ना हो। ओपन सिस्टम क्या होता है? वो सिस्टम जिसमें मास और एनर्जी दोनों जो होते हैं वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं। लेकिन क्लोज सिस्टम क्या होता है? जिसमें केवल और केवल आपकी एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकती है, मास ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें। ओपन सिस्टम में जैसे कि आपका कंप्रेसर हो गया,
कंप्रेसर से आप लोग देखते होंगे मास भी ट्रांसफ़र होता है एयर, और साथ साथ एनर्जी भी ट्रांसफ़र करता है। और इसी तरीके से आप अगर देखेंगे कोई भी इंजन जैसे कि कार्नोट साइकिल है, तो ये क्या है आपका एक क्लोज सिस्टम है, क्योंकि इसमें केवल एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, मास किसी तरीके का ट्रांसफ़र नहीं होता। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम जिसमें ना ही मास ट्रांसफ़र होता है ना ही आपका किसी भी तरीके की हीट ट्रांसफ़र होती है, तो उसे हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। देखिए आगे 7वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, मैच द फॉलोइंग क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, पंप, टरबाइन और नोजल। तो देखिए क्लोज सिस्टम आपको मैंने बताया था, क्लोज सिस्टम आपका क्या करता है, क्लोज सिस्टम मतलब जैसे कि जिसमें हीट और वर्क आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। क्लोज सिस्टम में आपका क्या करता है, जैसे कि आपका इंजन, उसमें आपका क्या होता है, आपको हीट देते हैं और उससे आपको क्या मिलती है, वर्क मिलता है। तो यहाँ पे क्लोज सिस्टम हो गया आपका। ओपन सिस्टम क्या होता है, ओपन सिस्टम का मतलब जैसे कि आप खुद ही समझ रहे होंगे, हीट मास मतलब तीनों चीज़ें, मास भी करता है। ओपन का मतलब आगे आपका मास में इंटरेक्ट करता है, जैसे कि आपका कंप्रेसर हो गया, तो इस चीज़ का याद रखिए। पंप आपका क्या करता है, पंप आपका आप लोग को पता होना चाहिए, पंप से प्रेशर इंक्रीज़ होता है। पंप क्या करता है, आपका प्रेशर इंक्रीज़ करता है, तो इंक्रीज़ द स्टैटिक प्रेशर। टरबाइन क्या काम करती है, टरबाइन आप लोग को पता होगा, टरबाइन वर्क ट्रांसफ़र करती है। देखिए किसी भी पावर प्लांट के अंदर अगर आपको एनर्जी चाहिए यानी आपको वर्क चाहिए, तो आप किससे यूज़ करेंगे, टरबाइन पे। टरबाइन पे वर्क कैसे मिलेगा, आप स्टीम का एक्सपेंड कराएंगे उसके ब्लेड्स पे, तो वहाँ से आपको क्या मिलेगा, वर्क मिलेगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है नोजल। तो देखिए नोजल क्या होता है, नोजल आपका एक तरीके से कह सकते हैं स्पीड को बढ़ाती है, और अगर किसी भी चीज़ की स्पीड बढ़ेगी तो हम जानते हैं जो काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 हाफ एम बी स्क्वायर, यानी हाफ एम बी स्क्वायर में अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो उसकी कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो इसी तरह नोजल वेलोसिटी बढ़ाती है, तो उससे आपकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट द लॉ विच प्रोवाइड द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। तो मैंने आपको बताया था अभी ये क्वेश्चन, जो भी लॉ होता है टेम्परेचर को पे प्रोवाइड होता है, यानी टेम्परेचर बेस होता है, वो कौन सा लॉ होता है, 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा याद कर लें। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी आपका क्वेश्चन बनता है कि इंटरनल एनर्जी कौन से लॉ से मेजर करी जाती है, तो ये भी क्वेश्चन होता है, तो फर्स्ट लॉ से। और एंट्रोपी कौन से लॉ से मेजर करते हैं, तो वो सेकेंड लॉ से मेजर करी जाती है। तो इस चीज़ को भी आप थोड़ा सा याद रखिए, ऑब्जेक्टिव पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ, ताकि आपको लॉ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए कभी गलत ना हो। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो देखिए वॉल्यूम आपकी यहाँ पे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी, प्रेशर, डेंसिटी और टेम्परेचर यहाँ पे आपकी क्या रहेगी, आपकी जो रहेगी इंटेंसिव प्रॉपर्टी रहेगी। बहुत से डेंसिटी में कंफ्यूज होते हैं कि डेंसिटी मतलब घनत्व हो गया, काफ़ी सारी मतलब कह सकते हो घनत्व है तो घना है, नहीं नहीं, घनत्व भी आपका एट अ पॉइंट पे ही मेजर करा जाता है कि इस पॉइंट पे कितनी डेंसिटी है। ऐसा नहीं कि पूरी बॉडी का डेंसिटी हो सकता है, पूरी बॉडी में डेंसिटी अलग अलग हो, तो एक पॉइंट पे जो डेंसिटी होती है वो मेजर करी जाती है। प्रेशर एग्जर्टेड बाई ए गैस इन ए क्लोज कंटेनर इज। देखिए जो प्रेशर होता है वो अगर किसी भी क्लोज कंटेनर में एग्जर्टेड किया जाता है तो वो किस चीज़ का फंक्शन होता है, देखिए प्रेशर अगर है तो डेंसिटी और टेम्परेचर का ही फंक्शन यहाँ पे होगा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डेंसिटी एंड टेम्परेचर यहाँ पे आपका फंक्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट अ पाथ फंक्शन। तो देखिए थर्मल कंडक्टिविटी आपकी पॉइंट फंक्शन है, तो ये पाथ फंक्शन नहीं है। काइनेटिक एनर्जी आपकी जो होगी पाथ फंक्शन है, वर्क और हीट भी आपका पाथ फंक्शन है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा याद रखिए, आपको आसानी होगी। आगे क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द प्रॉपर्टीज गिवन बिलो इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए काइनेटिक एनर्जी आप यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में हमेशा जब भी ऑप्शन दिखे तो उसमें एलिमिनेट करने की कोशिश करिए। देखिए काइनेटिक एनर्जी के अंदर हाफ एम बी स्क्वायर आता है, यानी काइनेटिक एनर्जी में एम आता है मास, तो जब मास पे डिपेंड करेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। वॉल्यूम में भी मास आएगा और एंट्रोपी में भी आपका पूरी बॉडी मतलब किसी भी सिस्टम की पूरी एंट्रोपी होती है तो उसमें मास होता है, लेकिन कंपोजिशन में आपका मास से रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पर जो कंपोजिशन हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्टली मैच्ड। तो देखिए हीट एनर्जी, एंट्रोपी एंड गिब्स फंक्शन। तो देखिए हीट आपका क्या है, हीट एक पाथ फंक्शन है, बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हैं गलत है, ये पॉइंट फंक्शन जो रखा है, एनर्जी पॉइंट फंक्शन है। एंट्रोपी आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से दिया जाता है, बिल्कुल ठीक है, इसी बारे आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ठीक है। और गिब्स कैसा है, गिब्स एक आपका पॉइंट फंक्शन है। आगे देखते हैं, थर्मोडायनेमिक्स वर्क इज़ द प्रोडक्ट ऑफ। देखिए वर्क क्या होता है, आपका जो वर्क होता है उसमें इंटेंसिव प्रॉपर्टी, प्रेशर और चेंज इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी यानी डेल्टा वी। आपका जो वर्क होता है डब्ल्यू बराबर क्या होता है, पी इंटू डी वी। तो इसी तरीके से आप यहाँ खुद ही देख सकते हैं, प्रेशर इंटू चेंज इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, वॉल्यूम, तो पी इंटू डी वी जो हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा से आप समझेंगे तो आपको ईजी समझ में आएगा। बाई मेटेलिक स्ट्रिप मेड ऑफ टू डिफरेंट मटेरियल्स बेंड ड्यूरिंग ए राइज इन अ टेम्परेचर बिकॉज ऑफ।
देखिए कोई भी मेटेलिक स्ट्रिप होती है, अगर वो डिफरेंट मटेरियल से बनी हुई है, तो अगर टेम्परेचर मतलब बढ़ाएंगे तो उसके बाद जिसका भी कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर ये क्या होगा, चेंज होगा, यानी अल्फ़ा के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका चेंज होगा। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा याद रखें। देखिए द गेज प्रेशर इन ए ट्रक टायर बिफोर एंड आफ्टर द जर्नी वाज रिकॉर्डेड एट, देखिए पहले जो था वो 200 था और जर्नी के बाद कितना हो गया 220। एट द लोकेशन वेयर द एटमॉस्फेयर प्रेशर एंड टेम्परेचर, देखिए उस समय पर एटमॉस्फेयर प्रेशर कितना था 100 किलो पास्कल और टेम्परेचर कितना था 27 डिग्री सेल्सियस। हाउ मच द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द टायर ऑफ आफ्टर ट्रिप, तो ट्रिप के बाद उसका टेम्परेचर कितना था। तो देखिए यहाँ पे मैं इसका आपको सोल्यूशन दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा सा समझ में आ जाए। आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, आप लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए कितना इजी तरीके से आप कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे क्वेश्चन में 100 दे रखा था और एटमॉस्फेरिक यहाँ पर टेम्परेचर देख सकते हैं 27 डिग्री सेल्सियस है, तो 300 हो जाएगा। गेज प्रेशर आपको देखो स्टार्टिंग में 200 था और 200 के बाद आपका चलने के बाद गेज प्रेशर कितना हुआ 220। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका एब्सोल्यूट प्रेशर निकालेंगे, तो एब्सोल्यूट प्रेशर जब निकालेंगे तो आपका 100 से यहाँ पे क्या कर देंगे गेज प्रेशर को, और जो आपका 200 है जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसमें क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आपका कह सकते हो कि पहले वाले यानी पहले जो आपका स्टार्टिंग में आपका कितना हो जाएगा 200 प्लस 100 यानी 300, और उसके बाद कितना हो जाएगा आपका 220 आगे हो गया था और उसके बाद जो था 100 ना 220 प्लस 100 यानी 320। तो इस तरीके से आपके दोनों बिफोर और आफ्टर के जो है गेज प्रेशर निकल आएंगे। आपको पता होना चाहिए गेज प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और सॉरी एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, जिसमें गेज प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आपस में जोड़ देते हैं। तो वहाँ पे हमें कौन सा प्रेशर बनता है एब्सोल्यूट प्रेशर, दोनों प्रेशर का कॉम्बिनेशन होता है। इस चीज़ को याद रखिए। अब देखिए सिस्टम के अंदर आपका वॉल्यूम जो रहेगा सेम रहेगा, तो सीधे फॉर्मूला लगाइए P1/P2 बराबर T1/T2 है, तो आपको पता ही होगा। आपको टेम्परेचर निकालना है, तो देखिए T1 आपका जो टेम्परेचर दे रखा है 300 और जो P2 यानी आपका जब गाड़ी चलने के बाद हो जाएगा 320 और स्टार्टिंग में आपका प्रेशर कितना था एब्सोल्यूट 300। तो यानी दोनों जगह एब्सोल्यूट प्रेशर लगाए आफ्टर और बिफोर के, तो उसके बाद और टेम्परेचर लगाए 300 और यहाँ पे आपका आंसर बन गया 47 डिग्री सेल्सियस। थोड़ा सा यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा बस ज़रा सा कि हमें सबसे पहले बिफोर और आफ्टर दोनों के एब्सोल्यूट प्रेशर निकाल लेने हैं। टेम्परेचर आपको गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस केल्विन में करेंगे तो 300 आ जाएगा। बस फिर P1/P2 बराबर T1/T2 लगा के आप सीधे आंसर निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं द कंडीशन फॉर रिवर्सिबिलिटी ऑफ ए साइकिल। देखिए किसी भी साइकिल के रिवर्सिबिलिटी होने की क्या मतलब, साइकिल की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो देखिए आपका सबसे पहले सी ऑप्शन देख सकते हैं फ्रिक्शन फ्री, अगर फ्रिक्शन फ्री होगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये साइकिल रिवर्सिबल होगी। और देखिए बहुत सारी प्रोसेस काफ़ी स्लो होनी चाहिए, अगर सारी प्रोसेस काफ़ी स्लो होंगी तो वहाँ पे भी हम मान सकते हैं कि वहाँ पे रिवर्सिबिलिटी की कंडीशन आएगी। और द प्रेशर एंड द टेम्परेचर ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस मस्ट नॉट डिफर, प्रेशर भी आपका चेंज नहीं होना चाहिए अप्रिशिएबली फ्रॉम दोज ऑफ द सराउंडिंग एट द एनी स्टेट ऑफ द प्रेशर, मतलब सराउंडिंग के साथ कहीं भी चेंज प्रेशर नहीं होना चाहिए। प्रोसेस आपकी काफ़ी स्लो होनी चाहिए और साथ साथ किसी भी तरीके का कोई भी आपका फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस, ऐसी कौन सी प्रोसेस है जो इरिवर्सिबल है। तो देखिए अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन ऑफ गैस, तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर कोई भी अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन हो रहा है गैस का तो वो आपकी इरिवर्सिबल प्रोसेस के अकॉर्डिंग आएगी। तो इस चीज़ को आप विशेष रूप से ध्यान रखें और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर द थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल, तो यहाँ याद रखिए थर्मोडायनेमिक का जो पोटेंशियल होता है वो एंथैल्पी होता है U प्लस पी यानी इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर और वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन जो होता है वो आपका थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल कहलाता है। आगे देख सकते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर T2/T1 की वैल्यू दे रखी है, तो इसका आपको रिलेशन याद होना चाहिए। T2/T1 बराबर क्या होता है उसे आपको पता होना चाहिए P2/P1 की पावर गामा माइनस 1 गामा, और इसी को अगर हम वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में कहेंगे तो V1/V2 की पावर गामा माइनस 1। तो पूरा एक रिलेशन होता है जिसे आप आसानी से आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि सारे न्यूमेरिकल आपको इसी पे करने होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेरिक इज इक्वलेंट टू, देखिए एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर होता है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है आपका यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा देखिए टिपिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, आपको निकालना आना चाहिए और ये क्वेश्चन ही जल्दी से गलत हो जाते हैं। तो देखिए बी ऑप्शन तो 750 है, तो वैसे तो 760 होता है, तो यहाँ पर ये बी ऑप्शन तो गलत हो गया, एक बार भी आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया गलत हो गया। और डी ऑप्शन भी आप देख सकते हैं किलो पास्कल में दे रखा है, जबकि आपका क्या होता है मेगा पास्कल में 10 की पावर 6।
तो इस चीज़ को आप विशेष रूप से ध्यान रखिए ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए 22 क्वेश्चन है। स्टील बॉल ऑफ मास 1 kg, स्पेसिफिक हीट 0.4 kg पर किलोजूल पर kg डिग्री सेल्सियस इज एट ए टेम्परेचर ऑफ 60 डिग्री सेल्सियस। इट इज़ ड्रॉप्ड इनटू 1 kg ऑफ वाटर 20 डिग्री सेल्सियस द फाइनल स्टडी स्टेट टेम्परेचर ऑफ वाटर। मतलब एक स्टील बॉल को हम अगर किसी वाटर के अंदर डालते हैं जो कि 20 डिग्री सेल्सियस का है और बॉल का टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस है, तो अब बताइए उसका टेम्परेचर कितना होगा। तो ये तो आपको पता होगा, ये आप लोग ने खुद ही पढ़ा होगा कि कैलोरीमिति का सिद्धांत होता है, दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा। तो वही आपका सीधा सिंपल इसमें लगेगा प्रिंसिपल। तो देखिए Q बराबर आप जानते हैं mCp डेल्टा टी, तो सीधे लगाएंगे mCp डेल्टा टी बराबर मतलब बॉल का, फिर उसके बाद वाटर का लगाएंगे। और मास देखिए आपका बॉल का दे रखा है कितना 1 kg, और बॉल की स्पेसिफिक हीट दे रखी 0.4। और अब देखिए टेम्परेचर बॉल का था 60, अब कितना होगा ये पता नहीं, तो 60 माइनस टी कर दिया। इसी तरीके से अब यहाँ पे देख सकते हैं एम देखिए वाटर का हो जाएगा 1, CW वाटर की कितनी होती है 4.18। और देखिए अब बॉल जो है वाटर के अंदर डाली जाएगी तो वाटर का टेम्परेचर कितना होगा ये नहीं पता, यानी अब वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसी मारे टी में से 20 जो होगा वो घटाया जाएगा, क्योंकि 20 में से टी नहीं घटा सकते, क्योंकि 20 से ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा तो आंसर निगेटिव हो जाएगा। तो टी माइनस 20, क्योंकि जो आंसर आएगा देखिए 23 आ रहा है, खुद ही आप देख सकते हैं। अगर यहाँ पे 20 माइनस 23 करते हो तो निगेटिव आता, इसलिए यहाँ पे टी माइनस 20 करा गया है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा। और 60 से कम होगा तो इसलिए 760 माइनस टी किया गया है। तो mCp डेल्टा टी लगाया, सीधा सिंपल सा फॉर्मूला आप यहाँ पे करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बाकी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके भी आप कर सकते हैं। और ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे आपकी कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगी। और मैं अगर इसे सॉल्यूशन कराता तो आप लोग का टाइम वेस्ट होता और आप लोग को अच्छे से समझ में भी नहीं आता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आपको बता दिया पूरा एक एक पॉइंट, अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। अगला देख सकते हैं ए 120 वोल्ट इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हीटर ड्रॉ 10 एम्पियर। तो देखिए वोल्ट दे रखा है 120, एम्पियर दे रखा है 10, और 10 मिनट तक अगर हो रहा है। कैलकुलेट द वर्क डन ऑन द एयर इन द वॉल्यूम। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग को वर्क डन का फॉर्मूला सीधे सीधे पता होगा, VIT यानी आपका वोल्टेज, I फॉर करंट और T फॉर आपका कितने टाइम तक है। तो यहाँ पर आप लोग इस तीनों वैल्यू लगाएंगे, और किलो जूल में तो आप यहाँ पे टाइम को जो है सेकंड में जरूर चेंज कर लें, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 10 × 60 करके आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए एयर इज कंप्रेस्ड इन अ सिलेंडर सच दैट द वॉल्यूम चेंज फ्रॉम 0.2 टू 0.02, यानी वॉल्यूम जो है 0.2 था अब कितना हो गया 0.02, यानी V1 बराबर 0.2 और V2 बराबर 0.02, और प्रेशर कितना है आपका 200। द प्रेशर इज कांस्टेंट द अप्रॉक्सीमेट वर्क। तो आप लोग को पता है प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क डन का फॉर्मूला जो बनता है वो आपका क्या रहता है WPdV, और कितनी लिमिट 1 से 2। तो यहाँ पे देखिए बहुत सिंपल है, और यहाँ पे करेंगे तो इस तरीके से प्रेशर का फॉर्मूला बनेगा W बराबर P इंटू डेल्टा वी, यानी P इंटू V2 माइनस V1। प्रेशर कितना देखा है 200, और V2 दे रखा है आपका देखिए 0.02, और V1 आपका दे रखा है 0.2, तो माइनस का 36 किलो जूल यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस चीज़ को आप थोड़ा सा याद रखें, और फॉर्मूले को याद रखिए कि कॉन्स्टेंट प्रेशर में P डेल्टा वी आपका फॉर्मूला होता है वर्क डन का। देखते हैं यहाँ पे देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इसी तरीके का क्वेश्चन आपको जेई लेवल में यूपी ट्रिपल एस में मिल सकता है। देखिए फर्स्ट आपको बताता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या देता है इंटरनल एनर्जी, सेकंड क्या देता है आपका एंट्रोपी, जीरो लॉ से आप टेम्परेचर मेजर करते हैं, और थर्ड लॉ से आपकी जो होती है वो आपका क्या मेजर होता है, थर्ड लॉ से आपका एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर मेजर किया जाता है। तो डी का हो जाएगा आपका फर्स्ट जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अच्छा है, इसे याद रखें ताकि आपको आसानी हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इरिवर्सिबल प्रोसेस। देखिए जिसके अंदर भी कोई भी लॉस होगा, फ्रिक्शन या कोई भी एनर्जी लॉस होगा, तो वो हमेशा प्रोसेस कैसी कहलाएगी, इरिवर्सिबल प्रोसेस कहलाएगी। तो थ्रॉटलिंग प्रोसेस जो होती है आपकी, थ्रॉटलिंग का मतलब क्या होता है, एक छोटे से होल से किसी प्रोसेस को करना जिसमें आपका क्या होता है किसी भी तरीके का कोई भी वर्क डन नहीं होता। प्रोसेस जो होती है पूरी आप कह सकते हो किसी भी तरीके का हीट ट्रांसफ़र नहीं होता, लेकिन इसमें क्या होता है आपकी जो एंथैल्पी होती है H1 बराबर H2, वो आपकी क्या होती है कांस्टेंट होती है। तो थ्रॉटलिंग के अंदर आपकी H1 बराबर H2 यानी एंथैल्पी कांस्टेंट होती है। आगे देखते हैं। ए सिलेंडर कंटेन्स 5 मीटर क्यूब ऑफ आइडियल गैस एट अ प्रेशर 1 बार, द गैस इज कंप्रेस्ड इन अ रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। प्रेशर कितना हो गया 5, 1 से 5 बार प्रेशर हो गया, और वॉल्यूम कितना इतना, और जो आपका आइसोथर्मल है प्रोसेस क्या आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल प्रोसेस का आप लोग को पता होगा, ये जरूर याद रखें, फॉर्मूले सारे आपको याद होने चाहिए तभी आप कर पाएंगे। आप लोग को पता होगा P1 V1 P2 Y P1। देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला मैं आपको दिखाता हूँ, ये आइसोथर्मल प्रोसेस का जो होता है वर्क डन का फॉर्मूला होता है। इसे हम वॉल्यूम में भी लिख सकते हैं। वॉल्यूम में अगर हम लोग लिखेंगे
तो इसका जो फॉर्मूला रहेगा आप लोग को पता होगा, उल्टा कर देंगे, P1/V1 बराबर V2/V1 लगा देंगे। और यहाँ पे ln नहीं लिखा है इन्होंने, देखिए क्वेश्चन के अंदर P1/V1 जो होगा ln होगा P2/P1। तो यहाँ पे इस तरीके से आप क्वेश्चन को देखेंगे और डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू जो होगी आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर वर्क डन का फॉर्मूला और क्वेश्चन उसके थ्रू आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए अब यहाँ देखिए थ्रॉटलिंग प्रोसेस में आपकी एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है, तो H1 बराबर आपका क्या हो जाएगा, H2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें भी ज़्यादा कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस आर थर्मोडायनेमिक्स रिवर्सिबल। तो देखिए रिवर्सिबल प्रोसेस आप लोग को पता होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस भी रिवर्सिबल प्रोसेस मानी जाती है क्योंकि काफ़ी स्लो प्रोसेस होती है। एडियाबैटिक प्रोसेस भी आपकी यहाँ पर क्या होगी, रिवर्सिबल प्रोसेस मानी जाती है। तो आप लोग को पता होगा रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस को आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी कहते हैं। थ्रॉटलिंग प्रोसेस में आपकी एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है। फ्री एक्सपेंशन में किसी भी तरीके का कोई वर्क नहीं होता है, ये भी क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर। और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर प्रोसेस के अंदर भी आपका कोई भी वर्क नहीं होता है क्योंकि आप लोग को पता होगा वर्क डन का फॉर्म होता है PdV और डेल्टा भी यहाँ पे होता है 0। और कांस्टेंट प्रेशर के अंदर जो आपका फॉर्मूला होता है वर्क डन का W बराबर P इंटू डेल्टा V होता है। तो इस तरीके से आप लोग याद रखिए। और एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर भी आप लोग का जो फॉर्मूला होता है आप लोग ने देखा होगा वर्क डन का, चाहो तो नोट कर लीजिए। सिंपल फार्मूला P1V1 माइनस P2V2 अपॉन गामा माइनस 1। इस तरीके से आप लोग ये याद रख सकते हैं। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर भी वर्क डन का फॉर्मूला। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, द मोस्ट इफिशिएंट मेथड ऑफ कंप्रेसिंग एयर। देखिए एयर को कंप्रेस करने का मोस्ट इफिशिएंट मेथड आपका हमेशा आइसोथर्मल होता है। इसकी वजह होती है क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर जो होता है, जो आप देखेंगे अगर आप PV ग्राफ बनाएंगे आइसोथर्मल प्रोसेस का कंप्रेसर के अंदर, तो जो PV ग्राफ होगा वो सबसे कम एरिया लेता है। और सबसे कम अगर कोई एरिया ले रहा है तो इसका मतलब PV ग्राफ के अंदर जो एरिया बनता है वो वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है। जब आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ का एरिया सबसे कम होगा तो वर्क डन सबसे कम होगा। तो इसी मारे क्या होता है कि हमें कम काम करके ज़्यादा चीज़ मिलेगी। तो इसी मारे जो होता है आइसोथर्मल जो होता है वो सबसे ज़्यादा इफ़िशिएंट मेथड होता है कंप्रेस एयर करने का। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला भी आप लोग नीचे देख सकते हैं, द वर्क ऑफ द कंप्रेशन ऑफ द स्टडी फ्लो वर्क इनपुट टू द गैस का फॉर्मूला आप यहाँ देख सकते हैं। ये आप लोग ने पढ़ा भी होगा, W बराबर गामा अपॉन गामा माइनस 1 P1V1 P2/P1 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा माइनस 1। चाहो तो आप इसे नोट कर लें, यहाँ पर आप लोग का जो है क्वेश्चन इससे आ सकता है पेपर में, डायरेक्ट आपका फॉर्मूला ही पूछा जा सकता है। तो इस चीज़ को आप लोग याद करें। ड्राइव करना आपका नहीं है, ड्राइव आपका तब होता है जब किसी आप मेंस का पेपर लिखते हैं, तो इन सब फॉर्मूलों को आपको ड्राइव करना होता है। बाकी आपका इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो बाकी मैंने आपके साथ ये मोस्ट 30 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करे, जिसमें मैंने आपको करीब करीब इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस के बारे में मैंने आपको बताया। तो अगर कोई आपको डाउट आता है तो आप नीचे पूछे, बाकी मैं इसका सेशन ऐसे ही जारी रखूँगा। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। मैं आपके साथ नेक्स्ट सेशन में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।